बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद उस्मान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम हरफराज और मकबूल जान के साथ। नाज़रीन, आज कराची में MQM पाकिस्तान ने भी मुतनाज़ा बल्दियाती बिल के खिलाफ एहतजाज किया। नौबत लाठी चार्ज, आंसू गैस तक आन पहुंची। दर्जनों कारकुनान इस वक्त गिरफ्तार हैं। MQM के रहनुमाओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और इससे पहले जमात इस्लामी कराची 26 दिन से इसी बिल के खिलाफ धरना दिए हुए है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी एहतजाज कर रही है, लेकिन इस बिल के हवाले से कोई भी पेशरफ्त अभी तक सामने नहीं आई। इस मौजू पर होगी बात। साथ ही प्रोग्राम के अंदर जिक्र होगा इमरान खान साहब के दौरा चीन का और मुशीर एहतसाब के तौर पर नई तैनाती वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने की है, वो है साबिक DG नैब ब्रिगेडियर मुसद्दिक अब्बासी साहब को मुशीर एहतसाब बनाया गया है। साथ ही प्रोग्राम के अंदर जिक्र करेंगे आज भारत का यौम जमहूरिया पूरी दुनिया में कश्मीरी यौम स्याह के तौर पे मना रहे हैं, इसका होगा जिक्र। लेकिन प्रोग्राम शुरू करने से पहले हम बढ़ते हैं कि आज खलीफा अव्वल सैयदना हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को यौम वफ़ात है। उनकी खिदमात पर, उनकी शख्सियत से बात शुरू करते हैं, फिर प्रोग्राम आगे बढ़ाते हैं। अस्सलाम वालेकुम औरिया साहब। औरिया साहब, आज खलीफा अव्वल का दिन है और इस हवाले से जो है आज हम प्रोग्राम भी इसी से शुरू करेंगे, उसके बाद सियासी मौज़ूआत के ऊपर आएंगे। देखें, पहली बात तो यह है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है जिसको इकबाल ने एक जगह बांधा है, और वो हदीस ये है कि मैंने पूरी दुनिया में हर शख्स के एहसानात का बदला चुका दिया। सिर्फ एक शख्स है, वो है अबू बकर, जिसका बदला क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला जो है वही दे सकते हैं जितने उनके एहसानात हैं। इकबाल लिखते हैं, मन शबे सिद्दीक रा दीदम बख्वाब, मैंने एक रात सिद्दीक अकबर को ख्वाबों में देखा। गुर्ज़ खाके राह ओ चीदम बखाब, और मैं उनके रास्ते के अंदर जो बिखरे हुए रेख थे, इसको फूलों की तशबीह दी है, उनको मैं चुन रहा था। अमन नास बर मौलाए माँ, ये वो हदीस है कि आप तमाम इंसानों में सबसे ज़्यादा मेरे आका, मेरे मौला सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं उनके करीब थे, उन पर एहसानात आपके थे। कलीमे अव्वल सीनाए माँ, आपने उनको, सीना कहते हैं तूर का, वो जो जैसे कहते हैं जहाँ उसको तूर पे गए थे, सीना का पहाड़ जो था, तो कहते हैं मेरा कलीम जो है, यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हम रकाब जो शख्स किया था वो ये थे, हिम्मत ऊ किश्त मिल्लत राचू अब्र सानिए इस्लाम गारो बद्र कब्र की, यानी वो जिस कुरान पाक में हज़रत सिद्दीक़ अकबर को सानिए स्नैन कहा गया है, दो में से एक, और वो वज़कुल साहिब ही ला तहज़न अल्लाह माना, एक दूसरे को तसल्ली दे रहा था कि देखो डरो नहीं, अल्लाह हमारे साथ है। माना यानी हम दोनों के साथ अल्लाह है, अल्लाह तबारक व तआला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ भी और सिद्दीक़ अकबर के साथ भी। फिर दुनिया में बड़े बड़े मौरख़ हैं, हर चीज़ है, लेकिन एक बात टाइम भी ने बड़ी अच्छी बात की है कि अगर सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की दौर न होता रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत जो है वो कहता है कंसोलिडेट ही नहीं हो सकती। आप सोच सकते हैं कि जिस तरह के मामला उस जमाने में पेश आए हैं, मुसलमा कज़्ज़ाब का मामला है, मुनकिरीन ज़कात का मामला है, क्या क्या कुछ, आपने उस पूरी की पूरी इसको इस्टेब्लिश किया दावत को, और उस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो खिलाफत का हक अदा कर दिया। और ये हैरान कुन बात है कि ये दोनों हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, हज़रत उमर जो थे, इनके ज़माने में ही इस्लाम जो है वो एक ऐसी सतह पर पहुँच चुका था कि जिसको फिर दुनिया में तारीख में कोई उसका इनकार नहीं कर सकता, कोई उसको फिर जैसे कहा नाकाबिल तस्खीर हो गया हुआ था। असल मतलब यह है कि सिद्दीक़ अकबर की जो शुरू दिन से कुर्बानी, और सिद्दीक़ का लक़ब आपको देखिए कहाँ से मिला कि मेराज का वाक़या जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आके बयान किया, और वो जो आयत आई है सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौला, कि हमने पाक है वो ज़ात जिसने अपने बंदे को सैर कराई मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा तक रातों रात। तो मक्के के लोग जो है उन सिद्दीक़ अकबर के पास गए, तो उन्होंने कहा कि तुम्हारा दोस्त जो है वो ये कह रहा है, तो क्या कोई शख्स ऐसे जा सकता है? उन्होंने कहा अगर मेरा दोस्त कह रहा है तो फिर सच कह रहा है। तो उस दिन से रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका सिद्दीक़ लक़ब दे दिया था। इस तरह एक और कमाल की जो उनका वाक़या है, और वो वाक़या जो है उसको भी इकबाल ने नज़म किया है कि जैसे जंग तबूक के ज़माने में बहुत सारे मवाक़ात, बहुत सारी चीज़ें इकट्ठी हो रही थी, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वसूल कर रहे थे चंदे के तौर पे, मदद के तौर पे, तो हज़रत उमर समझते थे कि मैं इस दफ़ा जो है हज़रत सिद्दीक़ अकबर से ज़्यादा आगे बढ़ जाऊँगा क्योंकि मेरे पास माल बहुत है। तो आधा माल वो ले आए और आधा घर रखा। तो हज़रत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इंतज़ार था कि अबू बकर सिद्दीक़ आएगा तो क्या होगा।
जब वो तशरीफ लाए तो आपने पूछा सिद्दीक क्या लेके आए हो? कहा जो कुछ घर में था वो ले आया हूं। और फिर आपने पूछा घर वालों के लिए क्या छोड़ा? कहा घर वालों ने के लिए अल्लाह उसका रसूल छोड़ा। और इकबाल ने वहां कहा था कि परवाने को चिराग तो बुलबुल को फूल, बस सिद्दीक के लिए है खुदा का रसूल बस। बेशक। चलें जी, अल्लाह ताला जो हमें अमल की तौफीक भी अता फरमाए। लेकिन बढ़ते हैं अब सियासी मौज़ूआत की जानिब। और साहब, आज कराची के अंदर एक नया मैदान लगा और आज MQM पाकिस्तान उसी बलदियाती बिल के ख़िलाफ़ मैदान में निकली, जिसके ऊपर जमात इस्लामी 26-27 रोज़ से धरना दिए हुए है। अब ये जो बलदियाती बिल के हवाले से आवाज़ें उठनी शुरू हुई हैं, ख़ुद तहरीक इंसाफ भी इसके ख़िलाफ़ है, MQM भी इसके ख़िलाफ़ है और साथ ही जमात इस्लामी भी धरना दिए हुए बैठी है। लेकिन सवाल मैं ये कर रहा हूँ कि एक 26 दिन से पुरअमन धरना जो है वो जारी है और वो अपनी आवाज़ पहुँचा रहे हैं जिस अंदाज में, और आज ये धरना निकलता है, इसके ऊपर लाठी चार्ज होता है, मीडिया की जीनत बनता है, 2-3 घंटे लाइव ट्रांसमिशन होती है और MQM भी इस मैदान के अंदर अपने जो है वो हाज़िरी लगा देती है। और इसी पर जो है वो अपडेट लेते हैं। हमारे पास ब्यूरो चीफ कराची खानज़ादा साहब मौजूद हैं और उन्होंने इसको देखा भी है। और MQM की जो पाकिस्तान की सियासत है और इस वक्त जमात इस्लामी एक तरफ है, खुद तहरीक इंसाफ भी जो है इस बिल के खिलाफ मैदान के अंदर है, तो ये इन तमाम जमातों की कोशिशें बराबर साबित क्यों नहीं हो रही खानज़ादा साहब? भाई देखिए उस्मान साहब, इसमें दो बातें बड़ी अहम हैं कि ये एक तो जो बल्दियाती तरमीमी कानून है, ये असल में कानून नहीं है, ये बल्दियाती कानून में तरमीम है। सही है। अच्छा, ये जो तरमीम है ये तमाम जमहूरी रिवायत को, रिवाज को, उसूल को, तरीक़े को पामाल करके और उसे नज़रअंदाज करके की गई है। हमें सिंध असम्बली के कई अराकीन ने यह बताया है कि जब भी कभी कोई तरमीम होती है तो उसका एक तरीक़ाकार है, उसका एजेंडा सर्व किया जाता है, अराकीन से एतराज़ तलब किए जाते हैं, हिज़्ब इख्तिलाफ से बात की जाती है और जिस चीज़ से मुशावरत होती है उससे मुशावरत की जाती है। लेकिन पीपल्स पार्टी की सूबाई हुकूमत ने सिर्फ अददी अक्सरियत की बुनियाद पर यह बिल टेबल किया अचानक और सिर्फ 6 मिनट के अंदर इसको पास करवा लिया अददी अक्सरियत की बुनियाद पर। इस बिल के खिलाफ मुत्तहदा कौमी मूवमेंट भी है, तहरीक इंसाफ भी है, GDA भी है और वो जो जिनके जो मादूद चंद यानी जिसको MMA के जो रुकन हैं, एक रुकन है अब्दुल रशीद, वो भी हैं और TLP के रुकन भी हैं। ये सब जो सिंध में अपोजिशन के लोग हैं वो सब इस बिल के खिलाफ हैं। अच्छा खानज़ादा साहब, अगर मरकज के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अददी अक्सरियत की बलबूते पर बिल मंजूर करा लेती है, अगर पीपल्स पार्टी ने अगर करा लिया तो इसमें क्या बुराई है? सर देखिए, बात बुराई की नहीं है, बात तो फिर वो जमहूरियत के अब्बू जान और अम्मी जान तो ना बने। देखिए, जब तहरीक इंसाफ अददी अक्सरियत की बुनियाद पर ऐसा कोई काम करती है तो जो हिज़्ब मुखालिफ की, और ये साहब मेरी बात सुने ना, जब तहरीक इंसाफ ने अददी अक्सरियत की बुनियाद पर यह किया तो बताइए किसने अच्छा कहा? जब यही तो वो मामला है जिसको समझने की जरूरत है। जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने खानज़ादा साहब देखिए, एक मिनट देखिए, हम बहस को एक तरफ ले जाएंगे। मसला ये है कि उस बिल के अंदर है क्या, क्योंकि अददी अक्सरियत पर तो अमेरिका में भी होता है, अददी अक्सरियत पे ही बरतानिया में, फ्रांस में, सब जगह एक एक वोट के ऊपर हुआ है, सब कुछ हुआ है। आप सोच सकते हैं ट्रंप जो उसने बिल पास किया था एक वोट के ऊपर कहा था सेनेट के अंदर, और बिल्कुल सुनने ना आपकी बात ठीक है। मसला यह है कि बिल बुनियादी तौर पर बिल गलत है, बिल गलत है। बिल बुनियादी तौर पर जिसपे इतराज है उन लोगों का वो ये है कि वो बुनियादी तौर पर शहरी आजादियों को सलब करने वाला बिल है, शहरी इख्तियार को सलब करने वाला बिल है। ये है अदम जमहूरियत, ये है वो बिल का मामला। जी जी, अगर और ये सब अगर मेरी पूरी बात आप सुनते तो मैं यही आ रहा था कि ये अचानक और अददी अक्सरियत की बुनियाद पर जो बिल या जो उसमें बिल नहीं है, जो तरमीम मंजूर कराई गई है, उस तरमीम में क्या है, जो कराची का जो मेयर होगा या सिंध में बल्दियाती इदारों के जो चेयरमैन और जो यूनियन काउंसिल के चेयरमैन होंगे वो बेइख्तियार होंगे, वो कासा लेस होंगे, वो पीपल्स पार्टी के वडेरों के हरकारों के से ज्यादा उनकी हैसियत नहीं होगी। वो मेयर कराची हो, वो हैदराबाद का मेयर हो, वो लाड़काना का मेयर हो, वो मीरपुर खास का मेयर हो, वो सिंध के गांव देहात कस्बे किसी भी बल्दियाती इदारे का सरबरा हो, उसके पास इख्तियार कुछ नहीं होगा।
जब इख्तियार कुछ नहीं होगा तो ऐसे बल्दियाती कानून को कोई क्या करेगा, ऐसे बल्दियाती तरमीम को कोई क्या करेगा। यहाँ सवाल ये होता है कि जी खानदाना साहब, जी खानदाना साहब, एक बात और बताइए कि पीपल्स पार्टी ने लाठीचार्ज तो कर लिया, अब बिलावल लेके जलसा चल रहे हैं इस्लामाबाद की तरफ, एक फैशन शुरू हो गया, और अब अली जैदी जो है वो लाड़काना से आ रहे हैं कराची की तरफ। ठीक, अब ये जो गुत्थम गुत्था शुरू होगा, तो आप क्या समझते हैं, कराची मैदान जंग बनेगा, इस्लामाबाद मैदान जंग बनेगा, या रास्ते में कोई मैदान जंग बनेगा? देखिए जी, सियासी तौर पर हम समझते हैं कि मुल्क के देही, शहरी और विफाकी इलाके सब मैदान जंग बनने जा रहे हैं, क्योंकि जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने अपने हिस्बे मुखालिफ, अपनी मुखालिफ जमातों का ख्याल नहीं किया, तो वफाकी हुकूमत से ये कैसे तवक्का की जा सकती है कि वो बिलावल साहब की रैली का ख्याल करेंगे, और सिंध हुकूमत से कैसे तवक्का की जा सकती है कि वो अली जैदी की रैली का ख्याल करेंगे। साहब, जो सियासी अफहाम तफहीम है उसका तकाजा तो ये है कि तुम मेरा ख्याल करोगे, मैं तुम्हारा ख्याल करूंगा, और मुल्क और कौम और लोगों की भलाई के लिए किसी एक नतीजे पर पहुंचेंगे। अच्छा खानदाना साहब, कुछ नजर नहीं आ रहा। आप कह रहे हैं कुछ नजर नहीं आ रहा, लेकिन अभी खबर चल रही थी कि जमात इस्लामी और पीपल्स पार्टी के दरमियान कुछ बातों पर पेशरफ्त हुई है इस तरमीम के हवाले से, इस बारे में क्या इतलात है आपकी? देखिए, जमात इस्लामी का जो धरना है वो तो 4 हफ्ते से जारी है, उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वज़रा भी आए, मुज़ाकरात हुए भी, तात्तुल का भी शिकार हुए। एक वजीर आके मुज़ाकरात करते हैं, दूसरे वजीर इश्तियाल अंगेज बयान दे के उस मुज़ाकरात को सबोताइश कर देते हैं। यानी पीपल्स पार्टी के अंदर का झगड़ा भी नजर आ रहा है, पीपल्स पार्टी के अंदर जो मुख्तलिफ ग्रुपिंग है वो भी नजर आ रही है। हम ये समझते हैं कि जमात इस्लामी को दी जाने वाली जो यकीन दहानियाँ हैं वो हिज़्ब इख्तिलाफ को दी जाएं तो ज़्यादा बेहतर है, और हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातों को एतमाद में लेके ये जो बल्दियाती ऑर्डिनेंस है, इसमें जो तरमीम की गई है, उस तरमीम को जमहूरी अंदाज में देखा जाना चाहिए। यानी ये बात ठीक है, अगर कराची का मेयर बाइख्तियार होगा तो लोग उससे सवाल कर सकेंगे, लाड़काना का, हैदराबाद का, सक्खर का मेयर अगर बाइख्तियार होगा तो लोग उससे सवाल कर सकेंगे। और ये कोई भी जो विफाकी यानी जमहूरी हमारा निज़ाम जो है, कभी भी ये तारीख का हिस्सा है कि हुकूमत मुस्लिम लीग की हो या हुकूमत पीपल्स पार्टी की हो या आप तहरीक इंसाफ की है, बल्दियाती इलेक्शन खुश दिली से किसी ने कबूल नहीं किए हैं। ये बात भी रिकॉर्ड पर मौजूद है कि बल्दियाती इलेक्शन जब भी हुए हैं, बावर्दी हुक्मरानों ने बल्दियाती इलेक्शन कराए हैं और उन्हें एम्पावर किया है। बहुत शुक्रिया खानजादा साहब, बड़ी तफसील से आप आगाह कर रहे थे हमें, और ये सब यहाँ लेते हैं ब्रेक के बाद आएंगे तो अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं। जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब ने आज एक अहम तैनाती की है, वो है मुशीर एहतसाब। शहजाद अकबर साहब की जगह लाया गया है ब्रिगेडियर मुसद्दिक अब्बासी साहब को। डीजी नायब रहे हैं, किस दौर में रहे हैं, इनका प्रोफाइल क्या है, किस किस्म के प्रोफेशनल हैं, इस पर आज बात करेंगे। हमारे साथ हमें ज्वाइन किया है ब्रिगेडियर फ़ारूक हमीद साहब, जो ख़ुद एहतसाब के जो है वो करता धरता रहे हैं और आप भी बड़े दो टोक अंदाज में बात करते हैं। फ़ारूक हमीद साहब, ये ब्रिगेडियर मुसद्दिक साहब का आना ये कैसा रहेगा, और जो उनका जो गए हैं उनकी तो कई वजूहात बयान की जा रही हैं, लेकिन जो मुसद्दिक अब्बासी साहब हैं, ये इनका क्या प्रोफाइल है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया अपना उस्मान साहब, आपने फॉर इनवाइटिंग मी टू द शो। मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी 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 जी, जारी रखें। जी देखें, ब्रिगेडियर मुसद्दिक अब्बासी एक तो बेसिकली प्रोफेशनल एविएटर, आर्मी एविएशन के पायलट रहे हैं और बड़े एस पायलट, अच्छे इनका परफॉर्मेंस रही है। तो पायलट मैंने इनके साथ फ्लाइंग भी की हुई है जब मैं भी एविएशन में सर्व करता था। लेकिन इन्होंने जो अपना रिटायरमेंट के बाद इनका जो कैरियर रहा है वो ऑब्वियसली नैब में, ये डीजी नैब पेशावर भी रहे हैं, और एक मैं समझता हूँ जो उनका कई साल उन्होंने नैब में सर्व किया है, ग़ालिबन हेडक्वार्टर में भी रहे। मैं ये समझता हूँ इनके आने से
जो इस वक्त मसाइल हैं हमारे एहतसाब के निज़ाम में, अकाउंटेबिलिटी सिस्टम में, कन्विक्शन नहीं हो रही है, केसेस नहीं चल रहे हैं, नैब के अंदर भी मसाइल हैं, प्रोसिक्यूशन वाले, इन्वेस्टिगेशन वाले, एहतसाब अदालतों के अंदर अगर मसाइल हैं, ये उन तमाम प्रॉब्लम्स को समझते हैं। अच्छा, तो इनके आने से ही मेरी नजर में ही इज अ ट्रू प्रोफेशनल अकाउंटेबिलिटी एक्सपर्ट, और ये ईमानदार आदमी है, इनकी ऑब्वियसली वेरी टॉप क्लास रेपुटेशन। ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को विदाउट एनी वेस्टेड एजेंडा, विदाउट एनी मसलत, ये मेरा ख्याल है उनको सही एडवाइस देंगे प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को। और इस वक्त जरूरत इस बात की है कि हमारी केसेस जो है हाई प्रोफाइल केसेस वो आगे नहीं चल रहे, वहां पे वो स्टेज चल रहे हैं, एडजर्नमेंट्स चल रही हैं, कन्विक्शन नहीं हो रही है, ट्रायल आगे नहीं बढ़ रहे हैं। बिल्कुल मामला एक स्टेलमेट हो गया काफी अरसे से, डिस्पाइट द फैक्ट कि सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्टर्स हैं कि स्पीडी ट्रायल होंगे, डे टू डे हियरिंग होगी, और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की तरफ से भी एक कमजोरी तो सामने आई है। लेकिन कहा तो यही जाता ना शहजाद अकबर साहब वाला जो मामला हुआ कि जी अदालतों में चीजें आके स्टक हो जाती हैं, फैसले नहीं होते, और हमारे वज़ीर इत्तला साहब ने ये कहा कि भाई अगर करप्शन है तो सजा दें, नहीं है तो छोड़ें, केस खत्म करें। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा हुआ है पिछले 1.5 साल से, मौजूदा चीफ जस्टिस जो अब रिटायर हो रहे हैं, कि स्पीडी ट्रायल करें, डे टू डे बेसिस पे करें। जो अभी नैब का ऑर्डिनेंस अमेंडेड आया है नवंबर में, उसमें भी उन्होंने कहा कि जनाब डे टू डे हियरिंग दोगे, स्पीडी ट्रायल, और 5-6 महीने में केसेस मुकम्मल होंगे। लेकिन वो नहीं हो रहे, इसलिए कि जो हाई प्रोफाइल लोग हैं दे आर प्रॉब्ली मोर पावरफुल इन द कोर्ट्स, और जुडिशियल सिस्टम जो है वो फेल हो गया है इन ट्रायल्स को आगे चलाने में। एक एग्जांपल देता हूं, शहबाज शरीफ साहब का जब विटनेसेस पेश होने शुरू हो, जी और ये साहब सर बगैर साहब, मैं समझता हूं मेरा ख्याल है कि 3 साल से जो हम रोना रो रहे थे इमरान खान साहब को, ये पहली सही अपॉइंटमेंट की है उन्होंने। हम कहते थे अंदर के सिस्टम का बंदा लाओ, ये शहबाज गिल को उठा के लाना, तो ये शहजाद अकबर को लेके आना, तो गुलफी बुखारी को लेके आना, जिनको सिस्टम का नहीं पता। ये पहला बंदा है जिसने 12-13 साल जो है नैब के अंदर खुद काम किया है, नैब की इन एंड आउट को जानता है, उसको पता है कहाँ बदमाशी होती है, कहाँ बदमाशी करी जाती है, कैसे उसको ठीक किया जाता है। और वो जो स्पीडी ट्रायल का भी ऑर्डिनेंस जो आया जिसमें कोर्ट्स बनेगी, मुझे लगता यह है कि मेरा ख्याल ये है अब तक की इमरान खान की पहली सही अपॉइंटमेंट है। आई टोटली एग्री विद यू, और ये साहब आप सही सर फरमा रहे हैं। आपने भी वो ट्रायल कोर्ट्स की बात की, स्पीडी ट्रायल कोर्ट, बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट ने तो कहा था 2.25 साल पहले 130 नई अदालतें बनाएं, फिर बहरहाल उन्होंने कहा खर्चा बहुत होगा, इन्होंने कहा जी ठीक है हम 30 बना देते हैं। और फरोग नसीम साहब ने, मुझे अच्छी तरह याद है, 10 महीने पहले ये कहा था कि जनाब 13 अदालतें हम बनाने के लिए बिल्कुल तैयार है, एवरीथिंग इज रेडी। आप मुझे बताएं 8-9 महीने 10 महीने हो गए, वो किधर गए वो एडिशनल ट्रायल कोर्ट्स? तो ये क्यों कमजोरी ये दिखाई जा रही है फ्रॉम विद इन द गवर्नमेंट ऑल्सो। और मेरे ख्याल मुसद्दिक ब्रिगेडियर मुसद्दिक जो है वो आके बिल्कुल इस चीज को देखेंगे कि ये जो एडिशनल कोर्ट्स बनने थे ताकि जजेस का लोड भी थोड़ा कम हो। इस वक्त 1237 केसेस चल रहे हैं, तकरीबन 14 अरब की उनकी मालियत है जो ओवरऑल नैब के केसेस हैं। तो जाहिर बात है जजेस भी ओवरलोडेड तो होंगे, वो तो मैं मानता हूँ वो भी है, लेकिन गवर्नमेंट की साइड से भी क्यों नहीं है ये अपना इंप्लीमेंट हो रहे सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्टर। तो आपकी बात सही है, उसकी वजह ये है, उसकी वजह पता है क्या है? एक तो फरोग नसीम को ना क्रिमिनल लॉ का पता है और फरोग नसीम को ना उसका करप्शन लॉ का पता है। फरोग नसीम साहब एक बेसिकली कॉर्पोरेट लॉयर थे, उनको पता ही नहीं इन चीजों का, इसलिए उसको डिले करते जाता है। कल उन्होंने जो क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट्स लेके आए हैं वो भी ऐसी हैं। मेरा ख्याल ये अगर तो इसको कुछ करने का मौका मिल गया, और जैसा वो नैब और जिस जमाने में वो नैब में था उस वक्त वाकई नैब था, और फिर उसके बाद जो उन्होंने, आपको याद होगा कि वो जावेद मुशर्रफ के ज़माने में उनके जो कुलीग होते थे अपना चीफ सेक्रेटरी, उनको भी उन्होंने बंद किया था। और वो शुरू का जो 1 साल का अरसा था उस पर KPK में सबसे ज़्यादा एहतसाब हुआ था। तो मुझे लगता यह है कि एक ऐसी अपॉइंटमेंट है कि 6-7 महीने के अंदर स्पीडी ट्रायल से ये सारे केसेस खत्म भी हो सकते हैं। एग्जैक्टली मेरी भी प्रिडिक्शन यही है कि अगले इलेक्शन से पहले इमरान खान चाहते हैं
कि ये स्पीडी ट्रायल्स हो, जो भी फैसला हो, एक्विटल हो या कन्विक्शन हो, ये फैसले आने चाहिए। इसी तरह हाई कोर्ट में जो केस लटक रहे हैं, देखना मरीम नवाज और नवाज शरीफ के, मरीम नवाज की अपनी अपील जो है वो 2 साल से जो है वो चल ही नहीं रही आगे अपना हाई कोर्ट। चलिए ब्रिगेडियर साहब बहुत शुक्रिया। देखते हैं क्या होता है, किस हद तक पेशरफ्त होती है और नए डीजी जो मुशीर साहब हैं वो क्या इसके अंदर ऐड ऑन करते हैं। और ये सब एक और हमारा जो मौजू है वो है वज़ीर-ए-आज़म साहब का दौरा चीन, कि दौरा चीन कितना अहमियत का हामिल है और इन हालात में, जिस हालात में दौरा हो रहा है कि जहां पाकिस्तान को एक फ़ैसला करना है, तो ऐसे में दौरा चीन पर सारी नज़रें हैं, तो क्या निकल सकता है इस दौरा चीन से? देखिए, इस वक्त जब इमरान खान जो जा रहे हैं, मैंने शायद कल भी बात की थी या परसों की थी कि इस वक्त दोनों बॉर्डर जो हैं वो मुकम्मल तौर पे गर्म हुए हैं। चीन का बॉर्डर भी, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल भी, और लाइन ऑफ कंट्रोल कश्मीर वाली भी, और सिचुएशन बहुत शदीद टेंस है दुनिया पर। कल जो बाइडन का बयान आया है, उसने जो कहा है रूस को कि अगर यूक्रेन की तरफ आंख उठाकर देखा तो रूसी फौजी घर वापस नहीं जाएंगे। ऐसे बयान फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकंड वर्ल्ड वॉर में कभी दिए जाते थे, अब नहीं दिए जाते। इसी तरह अभी जो मैंने उसने बताया था कि अरुणाचल प्रदेश में जो हुआ है, और फिर उसके बाद सबसे अहम बात जो हुई है कि तालिबान का जो मिलिट्री वफद है वो रूस में बैठा हुआ है और फाइनेंशियल वफद है वो नॉर्वे में बैठा हुआ है। तो अब ये बड़ी गर्मा गर्मी वाली सूरत हाल है। मुझे लगता यह है कि जो आज आर्मी चीफ वहाँ मिले हैं, उन्होंने मेरा ख्याल है कि एक आर्मी की तरफ से बेंट ऑफ माइंड दे दिया होगा कि अब वहां पर हमने फैसला क्या करना है, क्योंकि ये बिल्कुल फैसले का टाइम है। और अगर हमने फैसला कर लिया तो 2-3 इसके मुज़मरात भी हैं। एक तो ये है कि आपके यहाँ बिल्कुल टोटल रीशफल हो जाएगा आपके डेवलपमेंट एस्पेक्ट्स के अंदर और डेवलपमेंट सिनेरियो के अंदर, और जो लोग उसके ऊपर बैठे हुए हैं। ये नहीं हो सकता कैसे मशीनरी चलती रहे और जनाब चीन जो है वो आए और ठुका टुक सुनार की ठुक टुक चलती रहे। वो अपना काम तेजी से करना चाहेंगे। मिलिट्री लेवल पे भी आपकी वो टोटल जो सूरत हाल है वो भी आगे बढ़। आप देखें, पिछले दिनों स्वाहिनी ने कहा है कि पाकिस्तान के 12 जो अफसरान है, बड़े बड़े फौजी अफसरान जो है वो चाइना में बीजिंग की एम्बेसी में पोस्ट हुए हैं। और स्वाहिनी कहता है वो वहां नहीं बैठे हुए, वो बैठे हैं उनके जॉइंट स्टाफ हेडक्वार्टर के अंदर। और जॉइंट हेडक्वार्टर जो है वो चीन का वो है जहां से न्यूक्लियर बॉम्ब कंट्रोल होता है। इसका मतलब यह है कि अब अगर इस वक्त ये दोनों बॉर्डर में एक में भी जंग छिड़ गई तो दूसरा बॉर्डर खुद ब खुद गर्मा गर्म हो जाएगा। तो पाकिस्तान का ये मार्च से पहले का इशू जो है ये बहुत गर्मा गर्म है। बहुत चेंजिंग पीरियड से हम गुजर रहे हैं, हालात भी ऐसे हैं। और ये जो मुझे बिलावल का और इसका अपना एमक्यूएम का जो सारा शुरू हुआ है, मुझे वो वाकई उसकी सीआईए की बात याद आ रही है कि जब हम किसी मुल्क को खराब करना चाहते हैं, उसकी पॉलिसी बदलने लगता है, तो हम पब्लिक अपराइजिंग करते हैं और पब्लिक अपराइजिंग को फंड करते हैं, फिर अपोजिशन को भी फंड करते हैं, बाकी चीज़ों के। मुझे लगता यह है कि उधर से कन्फ्यूजन पैदा की जाएगी, इधर से चाइना का आपका फैसला होगा। बड़े अहम दिन है, अगला फरवरी और मार्च, दोनों महीने बहुत अहम है। चलें जी, देखते हैं क्या होता है। उम्मीद है कि अच्छी खबरें हमें मिलेंगी। यहीं से ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आएंगे और जिक्र होगा भारत का योम जमहूरिया, जो पूरी दुनिया में कश्मीरी अवाम आज योम स्याह के तौर पे मना रहे हैं। जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको हरफ राज में खुशामदीद कहते हैं और मौजू है भारत का योम जमहूरिया, जो योम स्याह के तौर पर आज मनाया जा रहा है पूरी दुनिया के अंदर। पाकिस्तान के अंदर भी कश्मीरी आज योम स्याह उन्होंने मनाया, रैलियां निकली। और ये सब इस दिन का पैगाम क्या है कि आज पूरी दुनिया में भारत के योम जमहूरिया को योम स्याह के तौर पर मनाना। देखिए, 1948 में अम्बेडकर जो था, उनकी अक़लियतों का जो नुमाइंदा था, बहुत बड़ा दलित का, उसने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो तहरीर किया था और सेकुलर कॉन्स्टिट्यूशन के तौर पे लेके आया था। क्योंकि भारत इतना बड़ा इलाका था जिसके अंदर तकरीबन 300-350 के करीब प्रिंसली स्टेट्स थी और उसके साथ मुख्तलिफ़ किस्म के मज़हब के लोग थे, मुख्तलिफ़ की ज़ुबानें बोलने वाले लोग थे। तो वो उसके साथ उन्होंने इसको लेके आए थे। लेकिन उसके साथ ही आप सोचें कि 1920 से एक ऐसी तहरीक चली थी कि जो कहती थी कि नहीं, ये भारत जो है ये हिंदू राष्ट्र है, ये एक बुनियादी तौर पर हिंदुओं के रहने की जगह है, इसमें किसी और को रहने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। उस ज़माने में नेहरू ने और बाकी लोगों ने गोलवारकर और सावरकर को कहा था कि आप हमारे साथ आइन को
लिखने में हिस्सा लें। तो उन्होंने कहा था कि हम टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन के कॉन्सेप्ट को नहीं मानते, हम यहाँ से इन लोगों को निकाल बाहर करेंगे। आप अंदाजा करें कि वो आहिस्ता 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 वो हिंदू राष्ट्रीय जो पलता रहा, वो मूवमेंट चलती रही और उस मूवमेंट के आखिर 1984 के अंदर एक मुकम्मल सियासी पार्टी की शक्ल इख्तियार की, जिसके पीछे 3 बहुत बड़ी बड़ी मुसल्लह तंजीमें मौजूद थीं, जिनमें विश्व हिंदू परिषद था, बजरंग दल थी और एक ख्वातीन की बजरंग दल थी। ये लोग जो थे, ये जब उसमें पावर में आए तो फिर बाबरी मस्जिद का इशू हुआ और 1992 से लेकर आज तक हिंदुस्तान का चेहरा बदलना शुरू हुआ। और आज जो कभी हिंदुस्तान सिर्फ एक कश्मीर के मामले में बदनाम था, जो कि हिंदुस्तान हैदराबाद दक्कन प्रिंसी स्टेट्स को हजम करने के हवाले से बदनाम था, वो हिंदुस्तान जो है, वो भारत जो है, इस वक्त पूरी तमाम अकलीतों के लिए एक ऐसी जगह बन चुकी हुई है कि जो कि एक जेनोसाइडल सूरत हाल। देखिए, मैंने उस दिन भी शायद प्रोग्राम में कहा था कि जॉर्ज स्टैटन एक बहुत बड़ा जेनोसाइड का माहिर है, उसने बाकायदा कांग्रेस से अपील की है और उसके साथ साथ बर्नी सैंडर्स जो कैंडिडेट था उसके मुकाबले में, जो बाइडेन के मुकाबले में, उसने भी अपील की है कि 10 स्टेजेस होती हैं किसी जगह नस्ल कुशी की, इलाके में लोगों को खत्म करने की, मारने की। उसमें 10 में से 8 जो है इंडिया में पूरी हो चुकी हुई है। वो तमाम चीजें कि लोगों की नफरत इस मकाम पे आ चुकी हुई है कि अब आखिरी 2-3 स्टेजेस रह गई हैं, जिनमें एक तो कत्लेआम होता है और दूसरा वो कहते हैं डिनायल होता है कि हमें तो पता नहीं कौन कत्ल करके चला गया यहाँ पर। तो वो कहता है कि मुसलमानों के साथ अब ये होने वाला है, ये यौम स्याह है बुनियादी तौर पर। और ये जेनोसाइड जो है, ये हुकूमतों के अंदर बहुत कम होता रहा है। आप देखिए, खुद सोचें, किसी दूसरे के इलाके में जाके लोग करते हैं। इराक में जाके अमेरिका ने किया, वियतनाम में जाके अमेरिका ने किया, अफगानिस्तान में जाके अमेरिका ने किया, और बहुत सारे लोगों ने। कोलंबस की बहुत बड़ी दास्तान है कि वो यहाँ स्पेन से चला और तकरीबन 12 करोड़ लोग थे और 10 लाख लोग बाकी जिंदा रह गए रेड इंडियन से, इतने उसने मारे। लेकिन अपने मुल्क के शहरियों के साथ जेनोसाइड, ये शायद पहली दफा ऐसा एग्जाम्पल होगी। आप सोचें, यूगोस्लाविया में जो बोस्निया हर्जेगोविना था, वो अलहदा सूबा था, उसके साथ उन्होंने मुसलमानों के खिलाफ क्रोशियंस, जो क्रिश्चियंस और वो इकट्ठे हो गए थे और सर्ब और क्रोशियंस थे, उन्होंने उनको कत्लेआम किया था। लेकिन उन्हें एक अलहदा एंटिटी बनती थी। वो कहते ये हैं कि मुसलमानों को भी ये मजबूर कर रहे हैं कि अलहदा एंटिटीज़ में पहचाने जाएँ, दूर से नजर आएँ, इनके इलाके अलहदा हो जाएँ, ये खौफ की वजह से एक जगह इकट्ठे हो जाएँ और हम इनको मारना आसान हो जाए। इस वजह से ये यौम स्याह है। और सबसे अहम तरीन बात इसमें यह है कि इस वक्त तमाम तर डेमोक्रेसी की जो बदतरीन वैल्यूज होती हैं, टिरनी ऑफ मेजॉरिटी की वैल्यू, अक्सरियत की आमरियत की वैल्यू, जिसके अंदर अक्सरियत के अलावा कोई और किसी की सुनी नहीं जाती, अकलियत का कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं होता। 51% ने जो कह दिया वो हरफ आखिर होता है, और 51% भी वो हैं जो मजहबी गुंडागर्दी के तौर पे आगे आते हैं, जो मजहबी बालादस्ती की बुनियाद पे आते हैं, जो मजहब के नाम पे दूसरे का गला काटते हैं, जो समझते हैं कि इसका गला काटना हमें स्वर्ग लेके जाएगा, इसको मारना हमें जो है शिव को खुश करेंगे, इसको मार के हम आगे आने वाले जो लोग हैं, जो हमारा ऊपर से अवतार उतरने हैं, जिन्होंने आखिरी जंग कलियुग की लड़नी है, उसके अंदर हम सुरखरू होंगे। ये जो खौफनाक चीज़ है, ये खौफनाक चीज़ किसी मुल्क के अंदर रहने वाले 22 करोड़ लोगों के लिए कभी ऐसा नहीं हुआ। 22 करोड़ उस्मान साहब, ये दुनिया में कहीं नहीं थी। बड़ी से बड़ी जेनोसाइड जो हुई है वो ज़्यादा 1-1.5 करोड़ की हुई है। वो भी तारीख के अंदर पुरानी बातें हो चुकी हुई हैं। मैंने आपसे कहा ना कि वो जो जेनोसाइड होती थी, जैसे वो प्लान्ड होती थी। मतलब 1788 के अंदर लॉर्ड लिटन जो था यहाँ पर था, उसने सारा गल्ला जो था इंग्लैंड भेज दिया था और यहाँ पर लोगों ने मरना शुरू कर दिया था। तो 23-24 लाख लोग जो थे वो मर गए थे। इस तरह जो 1943 का बंगाल का कैद था, वो भी ऐसा हुआ था कि गल्ला तकसीम नहीं करने से किया था और तकरीबन 40-45 लाख लोग मर गए थे। वो भी एक और तरीके से, बहाने से। लेकिन गर्दनें काटना, लोगों के घरों को उजाड़ना, लोगों के बच्चों को ज़िबा करना, लोगों की औरतों को रेप करना, ये जो कैफियत है, ये इंडिया के अंदर शायद दुनिया में किसी और जगह ना हो। हुतू और तुत्सी का जो मामला था, जो कि रवांडा के अंदर हुआ था, वो भी 30-40 दिन के अंदर उन्होंने 10 लाख लोगों को मार दिया था। वो भी खौफनाक चीज़ थी, ऐसी खौफनाक कि जिसको दुनिया आज तक नहीं भूल सकी। मैं आज भी तस्वीरें देखता हूँ कि खोपड़ियों के ढेर लगे हुए हैं, इंसानी आज़ा के ढेर लगे हुए हैं, जिसमें से अंदर गिद्धे खा रही हैं, उनके गोश्त खा रही हैं। ये वाली कैफियत पैदा हो गई थी। आज जो लोग ये कह रहे हैं कि भारत के अंदर
अगर जरा सा भी मसला छिड़ गया तो मुसलमानों के कत्लेआम के लिए असला इकट्ठा किया जा चुका है, आर्म्ड ग्रुप बन चुके हुए हैं, जिसके अंदर अक्सरियत के अलावा कोई और किसी की सुनी नहीं जाती, अकलियत का कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं होता। 51% ने जो कह दिया वो हरफ आखिर होता है, और 51% भी वो हैं जो मजहबी गुंडागर्दी के तौर पे आगे आते हैं, जो मजहबी बालादस्ती की बुनियाद पे आते हैं, जो मजहब के नाम पे दूसरे का गला काटते हैं, जो समझते हैं कि इसका गला काटना हमें स्वर्ग लेके जाएगा, इसको मारना हमें जो है शिव को खुश करेंगे, इसको मार के हम आगे आने वाले जो लोग हैं, जो हमारा ऊपर से अवतार उतरने हैं, जिन्होंने आखिरी जंग कलियोग की लड़नी है, उसके अंदर हम सुरखरू होंगे। ये जो खौफनाक चीज़ है, ये खौफनाक चीज़ किसी मुल्क के अंदर रहने वाले 22 करोड़ लोगों के लिए कभी ऐसा नहीं हुआ। 22 करोड़ उस्मान साहब, ये दुनिया में कहीं नहीं थी। बड़ी से बड़ी जेनोसाइड जो हुई है वो ज़्यादा 1-1.5 करोड़ की हुई है, वो भी तारीख के अंदर पुरानी बातें हो चुकी हुई हैं। मैंने आपसे कहा ना कि वो जो जेनोसाइड होती थी, जैसे वो प्लान्ड होती थी, मतलब 1788 के अंदर लॉर्ड लिटन जो था यहाँ पर था, उसने सारा गल्ला जो था इंग्लैंड भेज दिया था, और यहाँ पर लोगों ने मरना शुरू कर दिया था, तो 23-24 लाख लोग जो थे वो मर गए थे। इस तरह जो 1943 का बंगाल का कैद था, वो भी ऐसा हुआ था कि गल्ला तकसीम नहीं करने किया था, और तकरीबन 40-45 लाख लोग मर गए थे। वो भी एक और तरीके से, बहाने से, लेकिन गर्दनें काटना, लोगों के घरों को उजाड़ना, लोगों के बच्चों को ज़िबा करना, लोगों की औरतों को रेप करना, ये जो कैफियत है, ये इंडिया के अंदर शायद दुनिया में किसी और जगह ना हो। हुतू और तुत्सी का जो मामला था, जो कि रवांडा के अंदर हुआ था, वो भी 30-40 दिन के अंदर उन्होंने 10 लाख लोगों को मार दिया था। वो भी खौफनाक चीज़ थी, ऐसी खौफनाक कि जिसको दुनिया आज तक नहीं भूल सकी। मैं आज भी तस्वीरें देखता हूँ कि खोपड़ियों के ढेर लगे हुए हैं, इंसानी आज़ा के ढेर लगे हुए हैं, जिसमें से अंदर गिद्धे खा रही हैं, उनके गोश्त खा रही हैं। ये वाली कैफियत पैदा हो गई थी। आज वो लोग ये कह रहे हैं कि भारत के अंदर अगर जरा सा भी मसला छिड़ गया तो मुसलमानों के कत्लेआम के लिए असला इकट्ठा किया जा चुका है, आर्म्ड ग्रुप बन चुके हुए हैं, आर्म्ड ग्रुप पूरे और इंडिया ये में सब कुछ फैल भारत चुके में हुए हो रहा है, हैं। और निशाना बदकिस्मती से, और ये सब दुनिया जो है वो खामोश है, आवाज़ें नहीं उठ रही, अपने मुफादात हैं उनके। लेकिन हमारा प्रोग्राम का वक्त यहाँ पे ख़त्म होता है। कल इंशाअल्लाह फिर मुलाकात करेंगे कुछ नई खबरों, कुछ नए मौज़ूआत के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।